और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान सेना की पीओके में बड़ी मूवमेंट है। पुंछ के दूसरी ओर बाग क्योटली सेक्टर में पूरी ब्रिगेड तैनाती है। तकरीबन 2000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है। पीएस एरिया से भेजा गया है। एलओसी के नजदीक पाकिस्तान एलओसी पर अपनी पोस्ट को मजबूत करने की तैयारी में है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आतंकवादियों को कवर करती है पाकिस्तान की सेना, तो ऐसे में लग रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ की मदद के लिए सेना भेजी जा रही है। अतिरिक्त टंडिया जैश और लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ के लिए तैयारी हो रही है। भारतीय पोस्ट से 30 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल मौजूद हैं। तो भारतीय सेना भी बारीकी से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। लश्कर जैश के आतंकियों को एसएसजी कमांडो के साथ पहले ही लॉन्च पैड पर भेजा जा चुका है। संदीप बोल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा बताएं किस तरह की हलचल बढ़ी है? देखिए, लगातार जो है पाकिस्तान नाकाम हो रहा है किसी भी ऐसी आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने के लिए। हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो इतना मजबूत है और यही वजह है कि अब क्योंकि सर्दी आने से पहले जो है इनको आतंकियों को अंदर घुसपैठ करानी है और यही वजह बताई जा रही है कि 2000 से ज्यादा सैनिकों को जो है वो पीओके में तैनात किया गया है। पुंछ का इलाका है भारत का, उसके अपोजिट साइड में बाग और कोटली सेक्टर है, वहाँ पे इनकी तैनाती हुई है। यहाँ तैनाती से पहले ये पीस एरिया में तैनात थे और इनको यहाँ पे फिलहाल तैनात किया गया। सीधे तौर पर बताया यही जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो पोस्ट है उनको मजबूती देने के लिए इनको यहाँ तैनात किया गया। इन्हीं पाकिस्तानी पोस्ट के नजदीक जो है वो आतंकी लॉन्च पैड्स होते हैं जहाँ से ये लोग कोशिश करते हैं भारत में घुसपैठ कराने की। तो इसके पीछे की वजह साफ है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है सर्दियों से पहले आतंकियों की घुसपैठ करा सके। बिल्कुल संदीप, क्योंकि फिर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है तो ऐसे मौके का फायदा फिलहाल उठा लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था घाटी में। तो क्या कुछ और ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि कुछ और लोग दाखिल हो चुके हैं या फिर अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भारतीय सेना का है वो फिलहाल काफी कारगर है और यही वजह है कि बड़े कोई घुसपैठ की कोशिशें अब तक सामने नहीं आई हैं। जितनी भी चीजें हुई हैं उसमें जो है भारतीय सेना ने सबको जो है वापस एलओसी की दूसरी तरफ खदेड़ दिया है। कल जिस तरीके से 2 आतंकियों के वीडियो सामने साझा किए थे 15 कोर कमांडर ने और सीधे तौर पर उन्होंने किस तरीके की बातें कही थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना उनको ट्रेनिंग देती है, पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो उनके साथ हैं। बिल्कुल संदीप, तो हर मोर्चे पर जब मुंह की खाई पाकिस्तान ने और सीधे वो नहीं लड़ पाया नीतिगत तरीके से, तो अब जो उसकी हमेशा से एक तरीका रहा है तो कायराना तरीके से एक बार फिर वो यहाँ पर तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। लेकिन हमारी सेना और हमारी खुफिया तंत्र इतने पुख्ता मजबूत हैं कि अपनी इस नापाक हरकत में वो कामयाब कतई नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। तो मायावती ने बीएसपी में बड़े बदलाव किए हैं। ये राज्य में 3 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। मुनकाद अली, आरएस कुशवाहा, भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। तीनों को कोऑर्डिनेटर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे प्रदेश का भी ये लोग दौरा करेंगे। साथ ही तीनों कोऑर्डिनेटर महीने में एक बार मीटिंग करेंगे और बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है। मायावती ने बीएसपी में एक बार फिर से मंडलवार कोऑर्डिनेटर व्यवस्था लागू कर दी है। अब 3 मंडल में एक कोऑर्डिनेटर की जगह एक मंडल में एक कोऑर्डिनेटर होगा। बीएसपी के बड़े बदलाव के पीछे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को भी ध्यान में रखा गया है। तो आपको याद होगा 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी तो उस वक्त उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ही चला था, जिन्होंने उन्हें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में मदद की थी। तो फिलहाल उसी राह पर एक बार फिर से चल पड़ी है बीएसपी। तो यूपी बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए मुनकाद अली से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस नई जिम्मेदारी चुनौती को लेकर, देखिए। नए राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए मुनकाद अली मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीएसपी के। सर, आज की बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी बुलाए गए थे, क्या मकसद था? पार्टी संगठन को मजबूत करना, पार्टी के जो आदरणीय बहन जी के आदेश होते हैं उनका पालन करना आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य। मुनकाद अली साहब, आप राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को दौरे करने का भी कोई कार्यक्रम है? पार्टी को क्या जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए दौरे भी होंगे? अभी हम लोगों को निर्देश मिला है हमारे नेता आदरणीय बहन जी का, पूरी पार्टी का जो भी संगठन है उत्तर प्रदेश में के जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके प्रत्याशियों को जिताने का सबसे पहला हमारा मकसद होगा
जो हमारे उपचुनाव में प्रत्याशी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर उतरे हैं, उनको एक प्रत्याशी को जिताना पहला मकसद है। 3 मंडलों की जो व्यवस्था थी। चलिए और अब बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की तैयारियां नजर आ रही है। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी के प्रदेश भर के अलग अलग नेताओं से मुलाकात के साथ ही हो चुकी है। तो साफ है कि यूपी कांग्रेस में जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो खबर यह भी आई थी कि प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, कांग्रेस भी तैयारी में पीछे रहना नहीं चाहती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद हमारे साथ है बात करने के लिए। जितिन जी, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रूपरेखा बने, किस तरह से पार्टी काम करे, इसको लेकर लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में बैठ के ले रही हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने बैठक ली, जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक ली। क्या नई तस्वीर दिखेगी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नई तस्वीर भी दिखेगी, नई ऊर्जा भी दिखेगी और आप देखिएगा कि व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। प्रियंका जी खुद जिले से लेकर दिल्ली तक जितने नेतृत्व है, जितने कार्यकर्ता हैं, तमाम सबके सुझाव लिए जा रहे हैं, सबकी बात सुनी जा रही है और एक जो मैं समझ सकता हूं कि मंथन चल रहा है, उसके बाद आप देखिएगा कांग्रेस का एक नया स्वरूप और नई ऊर्जा से कांग्रेस उतरेगी उत्तर प्रदेश में। तो नई ऊर्जा के साथ क्या नए चेहरे भी होंगे, क्योंकि अध्यक्ष की बात चल रही है। प्रभारी सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी है, तो क्या पूरा प्रभार मिलेगा? क्या इस तरह के कुछ फैसले किए जा सकते हैं? जहां तक पूरे प्रभार का सवाल है प्रियंका जी का, वो तो कांग्रेस अध्यक्षा उस पर निर्णय लेंगी। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो आम राय है, सुझाव है और लोगों का मत है कि प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लें, ये स्पष्ट है। तो प्रियंका गांधी पूरी तैयारी कर रही है, साथ में बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमले भी बोल रही हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की या प्रदेश की, तो महंगाई लगातार बढ़ी है। तो वहीं प्रियंका गांधी के इस बयान पर, इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी आरोप हैं वो निराधार हैं। आरोप बिल्कुल निराधार है। महंगाई पर इतना शानदार नियंत्रण केंद्र सरकार ने किया है, लगातार 5 वर्षों तक भाजपा की राज्य सरकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह स्पष्ट उनको दिखलाई नहीं पड़ रहा है निराधार आरोप लगाने से। वैसे तो हर दिन गुरुओं का दिन होता है, लेकिन आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि शिक्षक दिवस है और इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया है। और श्री वीरेंद्र शांतुभाई पटेल दमन और श्री वीरेंद्र और डॉक्टर अमोल सुभाष बाबुल। तो यूपी में जिन शिक्षकों को सम्मानित किया उनमें से एक है गाजियाबाद के प्रिंसिपल और दूसरे शिक्षक हैं बाराबंकी के आशुतोष आनंद। तो उन्हें भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और इसे उन्होंने सम्मान को बाराबंकी की जनता को समर्पित किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। यह पुरस्कार मैं अपने विद्यार्थियों और बाराबंकी जनपद के सभी शिक्षकों को समर्पित कर रहा हूं और जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, तो कोशिश करूंगा कि दूसरे शिक्षकों को भी अपने साथ जोड़ूं, अच्छा कार्य करने के लिए निरंतर प्रेरित करूं। वहीं यूपी में भी इस विशेष दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 शिक्षकों को सम्मानित किया। 2 शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार, 6 शिक्षकों को शिक्षक श्री पुरस्कार, 8 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और 15 शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम स्मरण करते हैं और शिक्षक दिवस के रूप में आज का दिन हम मनाते हैं। जिस महापुरुष के नाम पर आज का यह दिवस हम सब मनाते हैं, देश के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात दार्शनिक, शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस महापुरुष के जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं बधाई देता हूं उन सभी शिक्षकों को जिन्हें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कल बेसिक शिक्षा परिषद ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कल सम्मानित किया। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदया हम सबके
बीच में आकर के अपना मार्गदर्शन प्रदेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी शिक्षाविदों को देंगे। वे स्वयं भी शिक्षा जगत से जुड़ी रही, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक कुलाधिपति के रूप में जीवन का एक लंबा अनुभव उनके पास है और वास्तव में जीवन का जो ये व्यवहारिक अनुभव होता है। तो जिन गुरुओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया वो भी काफी उत्साहित थे, तो क्या कुछ कहना है उनका, सुन लेते हैं। कमजोर बच्चों को विशेष करके उनका चयन करके आगे बढ़ाना, इसमें हमको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अच्छों के पीछे तो लगता है मुझे बहुत लोग का हाथ है, घर में परिवार में भाई बहन बड़े हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे जो सहमे सहमे बैठे रहते हैं, आगे बच्चे बैठे रहते हैं, टॉपर्स वो सोचते मैम मैं आगे बैठी हूँ, लेकिन मेरी निगाह हमेशा पीछे ही खोजती रहती है उन बच्चों को। हमें लगता है उन्हें भी हमें यहीं पे लाना है आगे, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। मैम मैंने बच्चों के विकास के लिए कार्य किया है और उनको अपने बच्चों की तरह मानते हुए इस तरह कार्य किया है कि वो देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान जितना किया है वो एक बूंद से अधिक नहीं है, जितना करने के लिए बचा है वो समुद्र से कम नहीं है। अभी तो जितने पग बढ़ते जाएंगे मरने तक करते जाएंगे, कुछ ऐसा जरूर छोड़ के जाएंगे जो मरने के बाद लोग उसको याद करके आगे करते रहें। तो वाकई में क्योंकि अभी ऐसे गुरु हैं धरती पर जिसकी वजह से उनका सम्मान है और उन्हें देवताओं से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो चलिए आज के विशेष दिन में एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाते जिसे देखकर आप समझेंगे कि कई गुरु ऐसे हैं जो शिक्षा को पेशा नहीं बना रहे हैं बल्कि मुफ्त में ज्ञान बांट रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के प्रतापपुर खंड का ये प्राथमिक विद्यालय ज्ञान के कुंभ का अद्भुत घाट है। गरीबी की मिट्टी पर बहती ज्ञान की धाराएं यहाँ बच्चों के सुनहरे भविष्य की इमारत तैयार करती हैं। ज्ञान को अच्छी दिशा में लगाना चाहते हैं, ये हमें निःशुल्क शिक्षा देते हैं। गरीबी के गुमनाम समंदर में ज्ञान की गंगा उतारने का काम किया है। ठकुराइन गांव में किराना की दुकान चलाने वाले राजेश कुमार यादव आसपास के इलाकों के गरीब बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देते हैं। उनके पास क्लास 1 से लेकर 10वीं तक बच्चे अपने भविष्य की नींव मजबूत करने आते हैं। हम कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर सर हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और जो भी हम लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं सर, हम उस ज्ञान को अच्छी दिशा में लगाना चाहते हैं। निःशुल्क कोचिंग क्लास चलाकर राजेश देश निर्माण की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए शुरुआत में उनके पास कोई जगह नहीं थी, लिहाजा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कूल में जगह मुहैया करवाई। इस पास जगह न होने के कारण प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाचार्य ने उनको विद्यालय दे दिया कि आप निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दीजिए, हम आपके लिए हर समय के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से गुरुजी 50-60 बच्चों को निःशुल्क रोज शिक्षा दिया करते हैं। सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक 50 से ज्यादा बच्चे फ्री में ट्यूशन पढ़ने आते हैं। राजेश यादव भी लगन के साथ उन्हें पढ़ाते हैं। राजेश बताते हैं उनके घर का खर्च किराने की दुकान से चल जाता है। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम वो गरीब बच्चों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए करते हैं। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बच्चे आते हैं और उसके बाद जो है मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूं और हमारा शिक्षा जो है आगे कार्यरत रहेगा और उसके बाद हम बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। राजेश सिंह ने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी इंसान गरीबी के अंधेरे में ज्ञान का दिया जला सकता है। गुरुजी का ये निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए दूर दराज से बच्चे किसी न किसी माध्यम से यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरुजी का विश्वास है कि ये बच्चे हमारी शिक्षा को लेकर आगे कुछ करेंगे। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18 प्रयागराज। चलिए, आज ही के दिन सरकार के एक फैसले को लेकर शिक्षकों में नाराजगी भी दिखाई दी। तो सरकार ने प्राइमरी शिक्षा को हाईटेक करने के लिए प्रेरणा ऐप लॉन्च किया है, लेकिन कई शिक्षक संगठन ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि ऐप के जरिए सेल्फी पोस्ट करना उनकी निजता का हनन है। तो गोरखपुर के शिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया और कहा कि ऐप को लागू करके उन्हें चोर साबित करने का प्रयास किया गया है।
अध्यापक के पास न तो ईएल है, न उपार्जित अवकाश है, न रहने के लिए आवास है, अध्यापक चपरासी है। जब तक हमारी सुविधाएं बहाल नहीं की जाती हैं तब तक प्रेरणा ऐप का हम विरोध करते रहेंगे। पहले हमको सुविधा दीजिए, बच्चों को सुविधा हमारे विद्यालयों में दीजिए। हमारे अध्यापकों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। जैसे अगर उसको एक भ्रांति है कि हमको छुट्टी लेना होगा तो हम कैसे लेंगे, हम कहीं ट्रेनिंग में हैं, तो इन सारे चीज़ों के लिए उसमें बना हुआ है कि आप अवकाश पे जा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग में आना है, आपको मुख्यालय पे बुलाया जा रहा है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन लोड कर दीजिए, वो दिखाई दे देगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।